बहुत चल रही है पढ़ाई, चल रही है सर, दोनों चल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अपन लास्ट में अपने पढ़ा था जी का वेरिएशन, हाइट के साथ जी कैसे वेरी करता है, डेप्थ के साथ कैसे करता है, जी की हाइट की वेरिएशन की फॉर्मूला आपको बताया था, कब कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं होती है। 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर 5 किलोमीटर के ऊपर डेप्थ रोटेशन ऑफ अर्थ, याद है कि भूल गए? हाँ सर, और बहुत सारे आपको सवाल भी कराए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अब याद तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि अर्थ को ना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स की तरह लेना चाहिए। हाँ सर, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स ये जो फॉर्मूले होते हैं पूरा अर्थ में काम करते हैं, क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्जेस होते हैं। हाँ, और अर्थ के अंदर भी मास है और वो q को m से रिप्लेस करते हैं। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस अर्थ को तो आप कंडक्टर कहते हो, अर्थ इज अ गुड कंडक्टर। अरे वो जब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाए और जब फॉर्मूला की एनालॉजी ली जाए, तो क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी चार्जेस हैं और अर्थ के अंदर भी मासेस हैं, तो फॉर्मूले तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जैसे आएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के। पर हाँ, अर्थ की कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज पूछी जाए तो वो कंडक्टर है। कंफ्यूज क्यों ना? फॉर्मूला की एनालॉजी के लिए अपन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेके आए हैं। अब याद करो, जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो बहुत सारी बातें पॉजिटिव टनल वाले सवाल याद करो, यहां से छोटे टनल में क्या रफ्तार होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको कराए थे। एक टनल वाला सवाल मैं आपको करा देता हूं, बाकी हिंट दे दूंगा। कहानी बिल्कुल वही है जो पहले थी, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ा देंगे। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। मान लो आपको बोल दो यार बैठो दूसरी टनल खोल लो, तो टाइम पीरियड वगैरह बताओ, वही कहानी अपन करते हैं। आ जाओ, ये देखो अपन टाइम पीरियड, कोई इन्होंने स्टेप बाय स्टेप टाइम पीरियड पूछा, अपन कुछ नहीं पता, चलते हैं अपन एक काम करते हैं, जनरलाइज करते हैं, छोटी लेते हैं यार, ठीक है? अगर आप तो सवाल वैसे देखो एग्जांपल को कि एक अपना अर्थ मान लो तुमको मास ऑफ अर्थ, ठीक, m बड़ा m मास ऑफ अर्थ, प्लैनेट मान लो, मास m मान लो, उस पे अपन ने पार्टिकल को यहां पे रखा, छोटा m। अब बोला गया कि इस टनल पे जो d दूरी पर टनल बनाई गई है, उस d दूरी टनल को अगर m को हिलाया जाए, तो बताइए वो क्या एंगुलर सिस्टम का, सॉरी क्या वो सिस्टम करेगा? अगर सिस्टम करेगा तो उसका क्या टाइम पीरियड होगा? इसके बीच में स्टेप्स में पूछो मैं, फोर्स क्या लगेगा, ये क्या लगेगा, अपन कहानी जानते हैं, अपन कहानी को समझते हैं। ठीक भाई, तो मान लेते हैं दूरी d है, मान लेते हैं अपन इसको x ऊपर ले गए, x ऊपर ले गए, तो ये दूरी हो गई अपनी r, छोटे r के लिए अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। ध्यान से देखो, इस जगह पर जो चार्ज पार्टिकल है, उस पर जो आपका फोर्स लगेगा वो लगेगा ऐसे Fg। अरे हाँ, असलियत में ये Fg होगा ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट इनटू मास m। अरे हाँ सर, अच्छा मुझे बताइए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या फिर अपने इसमें r दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? Eg, याद को लिख लेते थे kqr माइनस gmr बाई r क्यूब। याद है कि भूल रहे हो? माइनस सिग्निफाइज टुवर्ड्स द सेंटर। अरे हाँ, तो ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस मास पे लगा वो लगा gm छोटा m बाई r क्यूब इनटू x। अरे हाँ सर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, कोई वाली बात नहीं है। सही है सर, बिल्कुल सही है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब अगर तुम यहाँ से देखो तो इस Fg के दो कंपोनेंट है, एक इधर और एक इधर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये है Fg cos थीटा। इस Fg cos की सब पुरानी बात है, इसे कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल। Fg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल ऑफ द टनल, जो टनल को फोड़ के अंदर नहीं जा सकता। अरे हाँ सर, तो नॉर्मल बैलेंस करेगा, और इस Fg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, फ्रिक्शनलेस टनल है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात, मैं कह रहा हूँ पुरानी बात है। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? बिल्कुल सही। तो ध्यान से देखो, अगर तुम तो जो नेट फोर्स बचा टनल में x हिलाने पर, तो f नॉट फोर्स बचा माइनस Fg sin थीटा। मैंने गड़बड़ लगाई ना, Egm ये x, हाँ x नहीं, ये r है, r लेते ना, r दूरी होती है तो r है, तो x तो टनल के सेंटर से। अरे हाँ सर, टनल के सेंटर पे ध्यान से देखो, जो Fg फोर्स होगा तो भैया इधर होगा और इसको बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल, उसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आज। पर अगर आप उसको x ऊपर हिला दोगे तो भैया नेट फोर्स बचेगा माइनस Fg sin थीटा, माइनस Fg में r सेंटर से होता है, वो अपने सही लिखा, बिल्कुल सही, माइनस Fg माइनस क्यों, क्योंकि अपन x के अपोजिट आ रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन, माइनस gm by r क्यूब इनटू r sin थीटा। अरे हाँ सर, नेट फोर्स ये बचा। तुम ध्यान से बताओ r sin थीटा की क्या वैल्यू है? अरे r sin थीटा की क्या वैल्यू है? सर r sin थीटा तो रियलिटी में x है, तो क्या माइनस gmm by r क्यूब इनटू x। ओहो, क्या ये बराबर माइनस के x की याद दिलाता है? क्या ये k इफेक्टिव है? हाँ सर, बिल्कुल k इफेक्टिव है, बिल्कुल सच्चाई है। तो इस यानी कि क्या दिस प्रूव्स एसएचएम? बिल्कुल सही, यानी कि इस टनल में क्या पार्टिकल, अच्छा ध्यान से देखो, ये जो gmm by r क्यूब x आया, ये इंडिपेंडेंट, ये पहले भी कर चुके हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ d आया, मतलब टनल कहीं से भी पास करे, एसएचएम की इक्वेशन यही होगी। याद करो, जब पहले मैंने कराया होगा तो पहले मैंने सेंटर से पास करती हुई टनल बनाई होगी, फिर मैंने आपको एक दूसरी टनल ली होगी जो सेकंड बना दी होगी, फिर बताया होगा कि सेकंड में भी देखो टाइम पीरियड सेम आता है, यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड लेके बता दिया है। अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो माइनस gmm by r क्यूब इनटू x, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ d, कोई फर्क नहीं पड़ता d कितना है। टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k, दैट इज gmm by r क्यूब, m को मार दिया 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब by gm। सोचो r के केस में m इक्वल टू me, अगर m इक्वल टू me तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ gme by re स्क्वायर और r इक्वल टू re इनटू आर ई। बोलो यस और नो? हो, तो क्या टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई? देखो ध्यान से, 2 पाई जीएमई बाई आर स्क्वायर क्या होता है सर? आपके केस में जीएमई बाई आर स्क्वायर तो छोटा जी होता है, तो देखो आंसर क्या है, आर ई बाई जी। आपके केस में कोई भी टनल खोदो, क्या टाइम पीरियड 2 बाई आर बाई जी होगा? रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, 6400 किलोमीटर बाय 10। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी आप आती नजर आ जाएगी, कंफ्यूज मत होना। बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, शानदार है। चाहो तो देखो अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो, देखो 2 into 3.14 अप्रॉक्सीमेट देखो तो 6400 किलोमीटर इनटू 10 टू पावर 3, लगभग ये नीचे वाला 10, तो 10 टू पावर 4, तो 2 into 3.14 into 64 का 8 और 4 का 100। अरे बोलो सही है क्या? हाँ सर, सही तो लग रहा है, लगभग 800 into 3.14 into 2, लगभग 5024, अप्रॉक्सीमेटली 5024 सेकंड, 7 ले सकते हैं। इतना टाइम लगाएगा पार्टिकल का, अगर आपने टनल को दिया। अरे हाँ सर, 5024 जो 60 सेकंड्स यानी कि 83.7 मिनट्स, या फिर अगर देखें तो 1 घंटे 1.39 आवर्स। पहले तो क्या कहानी समझ में आई? हाँ सर, ये कहानी नहीं है कि पुरानी है, सही पुरानी है, पहले सुन चुके हैं, तो आप समझ गए कि आपने कहीं पे भी टनल खो दिए, टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है? सेम, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई,
अरे सोचो भाई। हाँ सर, सही जा रहे हो सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? लो भैया ये तो आंसर आंसर का जो करा वो टाइम पीरियड ये वो ये लो भैया एफ नेट या माइनस जीएम बाय आर2 लो देखो ये लो भाई 5075 क्या सारा था ना, ठीक है अप्रोक्सीमेट टनल कहीं पे भी हो। टाइम पीरियड से टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट। तुम यहाँ तो अपने बहुत अच्छा सवाल करते मैं करा नहीं रहा हूँ यहाँ। जैसे मान लो मैं सवाल ले लूँ ये सेट टनल है, ठीक। मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे एक मास एम को रिलीज कर दिया जाए, पहले तो किधर भागेगा? सेंटर की तरफ भागेगा। अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर पर क्या रफ्तार होगी, क्या आप कर सकते हो? याद करो एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड बी। याद है कि भूल रहे हो? याद है कि भूल रहे हो? और भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी देखने के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा k q by 2 r2 3 r square minus r square k की जगह माइनस g तो माइनस g by r2 3 r square minus r square। यस और नो? क्या ये वाला सवाल तुम कर सकते हो? हाँ। कितनी रफ्तार से छोड़ेंगे वो कहाँ पहुंचेगा, क्या होगा? जितने टनल वाले सवाल पहले करे थे वो सब यहाँ आ सकते हैं, हालांकि ज्यादा आते नहीं है, आ भी सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। फिर तो जो मैं बोला चमका तो दोबारा रिपीट करके करना चाहता हूँ। याद रखो ये वाले सवाल याद करो। पूरा लेक्चर मास्टर उसको निकाल सकता है, अभी नहीं निकालेगा, नहीं किसी तरह पड़ेगा। एक टनल वाला का बता के दिखाएंगे, वही कहानी चलती है। बोलो यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। सही जा रहे हो सर? अच्छा लग रहा है सर? अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर बिल्कुल गारंटीड, शानदार, जानदार, जबरदस्त, हो गया भाई, हो गया सब। तो ये सारी अपनी पुरानी कहानी की जो हमने करी, अब अपन नई वेलोसिटी, अब अपन नई कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस कहानी का एक और शीर्षक जिसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। सुनिए क्या हो, ऐसा समझो कि तुम जब बॉल ऊपर फेंकते हो ना, कहाँ फेंकते हो बॉल? ऊपर फेंकते हो ऐसे, तो मिनिमम वेलोसिटी ऐसे समझो भैया, ठीक। ऊपर फेंकते बॉल ऊपर जाती है फिर वापस आती है, तो और जोर से बॉल ऊपर जाती है और जोर से बॉल ऊपर जाती है और या सोचो आप इतनी रफ्तार से फेंकोगे बॉल वापस आई नहीं, एस्केप कर जाए। इतना आसान नहीं है, नॉर्मल आदमी की रफ्तार से नहीं फेंक सकता। अच्छा हाँ, तो सोचो आप इतनी रफ्तार से फेंको कि बॉल कहाँ पहुंच जाए? इन्फिनिटी। कहाँ पहुंच जाए? इन्फिनिटी पर तो दोबारा नहीं आएगी। क्यों? अगर इन्फिनिटी पर पहुंच गई तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स 0 हो गया, तो दोबारा वापस क्यों आएगी? अभी तो इसलिए आती है क्योंकि आप बॉल को नहीं फेंक पाते हो जहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म नहीं होती। पर सोचो, इमेजिन करो आप इतनी जोर से बॉल को फेंक दो कि बॉल वापस ही ना आए, तो कितनी रफ्तार होनी चाहिए कि बॉल इतनी जोर से फेंकी जाए कि वो वापस ना आए? अच्छा हाँ, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब सोचो जहां से फेंका, मान लो सरफेस ऑफ अर्थ ए पॉइंट है, इन्फिनिटी वाले को बी मान लेते हैं। एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट बी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अगर मुझे अनंत पे पहुंचाना है तो अनंत पर जाकर रफ्तार क्या मान लेता है? मतलब मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम मतलब मिनिमम मतलब अनंत पे 0 हो जानी चाहिए रफ्तार। अरे हाँ, तो अनंत पे काइनेटिक एनर्जी 0, अनंत पे ग्रेविटेशनल एनर्जी 0, ए पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी याद करो माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट या मास ऑफ अर्थ जो उन्होंने बोल रखा हो, मैं ऐसे करके बता देता हूं, जब प्लैनेट से करके बताता हूं, मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ पार्टिकल अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। बोलो यस और नो? अरे हाँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी? प्लस काइनेटिक एनर्जी जो अपन ने माना कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 0, एम ने एम को मार दिया। ध्यान से देखो तो वी स्क्वायर कितना आया? वी स्क्वायर आया 2gmp by r, 2gmp by rp। rp इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट, mp इज द मास ऑफ द प्लैनेट। अगर आपकी बात करें, ध्यान से अगर आपकी बात करें तो क्या वेलोसिटी ऑफ एस्केप कहलाएगी? 2g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों इसको ऐसे लिखें? अंडर रूट ऑफ 2g 2re gme by re स्क्वायर। क्या ये कहलाता है अपना वाला जी? क्या एक्सेशन टू ग्रेविटी ये कहलाता है? ओहो अंडर रूट 2gre। और हाँ सर, आप एप्रोक्सीमेटली वैल्यू डालोगे 9.8 into 64 into 2 का रूट आंसर। ओहो समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो मैं दिखाई देगा 6400 किलोमीटर 10 to 5, तो वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दिखाई देगा। अपन फालतू टाइम पास करते हैं, वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सॉल्व नहीं करना तो करते रहना। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पर आ नहीं है वो। इतनी रफ्तार से अगर फेंकोगे तो पार्टिकल दोबारा वापस नहीं आएगा। अगर तुम में ताकत है इतनी रफ्तार से फेंकने की तो फेंक के देख लो, इससे ज्यादा रफ्तार से अगर फेंक पाए हो, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थ के केस में अगर आप पार्टिकल को अगर v ग्रेटर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है तो पार्टिकल रीचेस इनफाइनाइट, नेवर कम्स बैक, पार्टिकल नेवर रिटर्न्स। अरे हाँ सर, तो कोई भी प्लेनेट हो, मतलब किसी प्लेनेट की बात करो, उससे उसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर फेंकने के लिए कितनी रफ्तार चाहिए? वो है √2gmp by rp, और आपके केस में वैल्यू आई √2gre। इसके वेलोसिटी पर सवाल आते हैं भाई साहब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझो। इसके पता स्केप कर गया तो अंत पे पहुंचा, उसको कम से कम अंत पे पहुंचने मतलब पोटेंशियल भी 0 और काइनेटिक एनर्जी भी 0। और कहानी को लिख लो, और कहानी को लिख लो, घबराने की, शर्माने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, पक्का? अरे सोच लो तो 2gre 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थ के केस में अर्थ के लिए कितना है देखो भाई, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हम जानते हैं इस बात, हमने वैल्यूज रखी। कल ये एक सवाल कर लो, पहले तो कैसे वेलोसिटी समझ में आया? कैसे वेलोसिटी समझ में आया? 2gmp by rp इज एस्केप वेलोसिटी। भूल भी जाओ फॉर्मूला तो कहानी याद में होनी चाहिए, प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, लाइन में सब आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे फेंक रहे हो वहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के बराबर हो गई मैग्नीट्यूड में, तो भैया एस्केप कर जाओगे क्योंकि उस जगह पे टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। टोटल एनर्जी 0 हो गई तो पार्टिकल अनंत पे जाके रुकेगा। मान लीजिए मैंने सवाल दिया कि मेरी रफ्तार 15 किलोमीटर पर सेकंड, देखो अगला सवाल तो क्या एस्केप से ज्यादा है? हां एश्योर, फाइनल वेलोसिटी तो बॉडी एट इंफिनिटी। एक बात तो तय होगी कि पार्टिकल इंफिनिटी पे पहुंचा, पर क्या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से पहुंचा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका तो अनंत पे पहुंचा। अगर 15 से फेंकूं तो भी क्या अनंत पे पहुंचेगा? पर अब वो अनंत पे 0 रफ्तार के साथ नहीं पहुंचेगा, अब उसकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी, अब उसकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें? 15 से फेंका, 15 अनंत पे पहुंचा, रफ्तार ओके गाइस, गॉट योर पॉइंट सर।
व्हाट योर पॉइंट सर? ये वी ये इन्फिनिटी एम ई आर ई। अच्छा 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 अच्छा, कुछ नहीं करना क्या? इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक एनर्जी जनरेशन होनी चाहिए ए और बी पर, बिल्कुल सही। तो लिखा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज माइनस जी एम ई बाई एम बाई आर ई प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम इंटू 15 का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एट बी इज 0, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हाफ एम बी स्क्वायर। फाइल निकालनी है, हमने एम को मार दिया। अच्छा, किसी के मन में ऐसा विचार तो नहीं आ रहा कैसा? इसे 11.2 तो रफ्तार तो ना सर इन्फिनिटी बचने लग गई तो 15 माइनस 11.2, ऐसा विचार तो नहीं आ रहा कि सर 3.8 किलोमीटर पर सेकंड? ये गलत है, ये अन्याय है। एनर्जी से ड्राइव होता है, ऐसे माइनस नहीं हो जाता डायरेक्ट। अरे हाँ सर, तो किसी के मन में 15 माइनस 11.2 आ रहा हो तो मन से हटा देना, पहला ऑप्शन 3.8 मिल सकता है, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई। एम ने एम को मार दिया। अब देखो, ये हो गया हाफ एम बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस जी एम ई बाई आर ई इक्वल टू हाफ, सो इधर लिख लो प्लस, इधर आ गया हाफ 15 का स्क्वायर माइनस 20, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली निकाल लेता हूं मैं, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर है ना, तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर इंटू आर ई, ये हो गया अपना जी इक्वल टू हाफ ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली निकाल रहा हूँ, जो कि जी इंटू आर के लिए 6400 किलोमीटर इंटू 10 पावर 3 इक्वल टू, नहीं सब सही चल रहा है, आर के लिए किलोमीटर पर सेकंड है ना ये, तो इसको एक काम करो आप, इसको किलोमीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, फिर दोबारा क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर में सब मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड। इसको एक काम करो, किलोमीटर है ना, तो मीटर पर सेकंड को करोगे तो 10 पावर 3 हो जाएगा, 10 पावर 3 नहीं 10 पावर 6 स्क्वायर है ना, सही कर रहा हूँ, 10 पावर 6 10 पावर 6। हां, तब इसका मतलब अब जो भी आएगा ना वो भी किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, सही चल रहा है एकदम। तो हाफ ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, कैलकुलेशन को मैं सामने कर रहा हूँ, 10 पावर 6, तो ये 3 ने 3 को मार दिया, 4 5 ये 10 बच गया बस, और ये 10 ने 20 को मार दिया, सब कुछ सेट हो गया। तो 64 यानी कि 128, हां सही लग रहा है, हां बिल्कुल सही चल रहा है। 225 इधर देखिए 128 हो गया, 128 इक्वल टू 225 होता है स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर की वैल्यू आई 225 माइनस 128, तो 225 तो जी के 9.8 लो तो थोड़ी सी कम आई है, 9.8 लो तो थोड़ा और अच्छा आएगा। 64 into 9.8 is 627, हाँ 62 डिवाइड बाई 10 इक्वल 62.7 into 2, अब 125.44 आएगा, और एक्यूरेट करो तो इसको 125.44, 125.44 बहुत अच्छा आंसर आएगा। 125.44 इज अप्रॉक्सीमेटली 100, देयरफॉर v इज 10 किलोमीटर पर सेकंड। मैंने पहले किलोमीटर पर सेकंड में याद ही भूल गए। और हाँ सर, तो आंसर आया 10 किलोमीटर पर सेकंड। तुम्हारे सामने सॉल्व करा है, कुछ नहीं रखा है, बात समझ में आती है, बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, वाह वाह सर, आगे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, सही है सर, बढ़िया सर, शानदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, आगे हो गए, क्या नहीं आ रहा था समझ आया कि नहीं आया? आगे सर 10 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आहा, अब देखो ये हो गया 10 किलोमीटर पर सेकंड आ गया आंसर। क्या समझ में आया? अगर ऐसे सवाल आ जाए इसके वेलोसिटी में तो हम कर सकते। एक और अच्छा सवाल करते हैं इसके कंसेप्ट, देखो ध्यान से कैसे वो समझ में आया। 15 माइनस 11 तो नहीं कर सकते, एनर्जी चलता है खेल। अब बॉडी इज फ्लोन एट एंगल 37 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मान लो आपके हॉरिजॉन्टल से हमने किसी पार्टिकल 37 डिग्री से फेंका, तो उसको अपने को विद वेलोसिटी ऑफ v एज शोन फाइंड v सो दैट द बॉडी जस्ट, उसने बोला कि हमने इतनी रफ्तार से फेंका कि ये वापस नहीं लौटा, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर चला गया। अंतर है दोनों सवाल। पहले एक बात बताओ, पहले सवाल में मैंने बिल्कुल सीधा फेंका था, तो आंसर 11.2 आया। अब मैं 37 डिग्री पे फेंका, अब मैं 37 डिग्री पे फेंका हूं, बोलो, अब मैं 37 डिग्री पे फेंका हूं, तो बताओ कितनी रफ्तार से फेंकना पड़ेगा कि अनंत पर पहुंच जाए? कितनी रफ्तार से फेंकना पड़ेगा कि अनंत पर पहुंच जाए? फेंकने का तरीका थोड़ी वर्टिकल नहीं होकर 37 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 37 डिग्री पर है। तो बताइए, शर्माइए मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम। बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे सोचो सोचो, अरे हाँ हाँ, अरे नाना, अरे बोलो भाई, क्या आंसर? 11.2 cos 37 है कि 11.2 sin 37 है, cosec 37 है कि sec 37 है? बोलो बोलो, आंसर अभी भी 11.2। जब आपने 11.2 से फेंका तो यहाँ पर ई टोटल 0, क्यों? क्योंकि अभी भी माइनस जी एम बाई आर ई प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ही आप ई की वैल्यू 11.2 लो, एंगल पे थोड़ी डिपेंड करेगा, टोटल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसमें एंगल की कहां बात? यानी कि अगर एनर्जी 0 हो गई टोटल इसी जगह पर, तो ये अनंत पे जाके रुके। यानी कि ये हो सकता है कि सीधा ना जाए, ऐसे जाके ऐसे अनंत पे, कोई गलत बात, पर मिलेगा ये अनंत पे, और कहीं पहले रुक नहीं सकता क्योंकि आपने टोटल एनर्जी 0 कर दी। इसलिए एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, तो जब आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार दे देते हो तो आप इंश्योर कर लेते हो टोटल एनर्जी 0 हो गई है। टोटल एनर्जी अगर 0 हो गई है तो फिर अनंत पे रुक सकता है, और कहीं रुक ही नहीं सकता, तो फिर ये अनंत पे ही रुक सकता है, इसका कहीं और रुकना संभव नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार, मजेदार, शानदार, बोलो भैया। इसलिए दिस आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड बी, ऐसे स्टार मार करते हैं, फॉर आर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ब्रैकेट में लिख लो, सोचो, सोचना क्या है उस समय कि भाई जैसे ही रफ्तार 11.2 किलोमीटर पर सेकंड थी अर्थ पे, आपके फेंकने जहां से आपने फेंका है वहां पे टोटल एनर्जी 0 हो गई। तो पार्टिकल का अर्थ से बंधे हुए रहना संभव नहीं है। क्यों पार्टिकल अर्थ से बंधा रहता है? जब अर्थ पे रखा हुआ होता है तब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जीएम बाई आर होती है, जो कि नेगेटिव होती है। अगर इसको डिटैच करना है तो एनर्जी को 0 से ज्यादा करना पड़ेगा, या 0 तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट 0 करने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार होनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त, पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, हाँ सर, पढ़ते रहिए, गड़बड़ मत करिए, शर्माइए मत। हाँ सर, पढ़ते तो हैं, आप ऐसे पढ़ाओ में आ सकते हो जहाँ पे आपको लगता है और पढ़ के थक गए हैं। एक्चुअली क्या है कि आप लोग गड़बड़ी करते हैं, मैं ऐसी थोड़ी सी बात आगे बता देता हूँ, इच्छा होगी।
विनर्स एंड लूजर्स में क्या बात है बताओ। तुम्हारे में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेक्ट होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे सिलेक्ट नहीं होंगे, सच्चाई। तो कुछ विनर्स कहलाएंगे, कुछ लूजर्स कहलाएंगे, यस और नो। हाँ सर ये बात भी सही। तो विनर्स और लूजर्स तुम सब में क्या बात कॉमन है कि तुम सबने सोचा है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे, यस और नो। तो कुछ विन करेंगे, कुछ लूज करेंगे। डिफरेंस मैं आपको, विनर्स वो है जो सिर्फ गोल के बारे में नहीं सोचते, उस गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस बनाना, रोज पढ़ना, रोज सवाल करना, रोज लर्निंग करना, उस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं और फिर उसे एंजॉय करते हैं और रोज अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर खुश महसूस करते हैं। लूजर्स इस प्रोसेस को कभी भी डिफाइन नहीं करते, वो बस ये सोचते हैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो ये करूंगा, सिलेक्ट हो जाऊंगा तो ये करूंगा। वो गोल वो सोचते हैं जब गोल कंप्लीट हो जाएगा तभी वो खुश होंगे। गोल कंप्लीट करने के बाद फिर नया गोल आ जाएगा, ऐसे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। अरे हाँ कि ना, गोल के बाद गोल तो जीवन में आते रहते हैं, पर हाँ हमें डेस्टिनेशन पता है, एक गोल पता है, उस गोल का अचीव करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को रोज अचीव करिए और खुश रहिए और विश्वास मानो धीरे धीरे आपकी जो प्रोसेस अचीव करने की हैबिट है, जो प्रोसेस अचीव करने की हैबिट है ये आपको खुशी भी देगी और हैबिट डालिए बाकी क्या आज काम कंप्लीट कर लिया, खुश हो गए, तो विश्वास मानो एंड गोल पक्का से आप अचीव कर लो, वरना लूजर्स वाली साइड पे चले जाओगे। क्या कुछ बात चमकी है तो डू नॉट थिंक ऑलवेज अबाउट योर गोल, थिंक अबाउट द गोल वंस एंड डिसाइड द प्रोसेस फॉर इट टू अचीव इट एंड देन एनालाइज योर रेगुलर प्रोसेसेस एंड व्हेन यू कंप्लीट इट फील अकम्प्लिश्ड एंड फील हैप्पी, बिलीव मी यू विल गेट एनर्जी टू डू इट अगेन टुमारो। यस और नो? यस सर। बात बहुत छोटी सी पर याद रखना है, कोशिश करते रहना चाहिए, एकदम लगातार आपको चलते रहना चाहिए, गड़बड़ नहीं करनी है। बोलोगे क्या ये विनर्स और लूजर्स का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए और रोज अगर हैप्पी रहना है तो रोज को अकम्प्लिशमेंट करना। मैं कोई पैसा जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, सब हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, नहीं। आप विश्वास मानो, आपकी रोज की हैबिट है ना, उस प्रोसेस एक बार बोलते हैं, हमने भी बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे खत्म करना है, उस रोज उसको रोज अकम्प्लिश करिए, रोज अकम्प्लिश करिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलो यस और नो? तो एंजॉय योर जर्नी, एंजॉय योर प्रोसेस and basically structure your processes in such a way that you will reach to your goal within the time limit. Yes or no? And then accomplish your regular processes, your regular structures, your regular deadlines. You will feel happy. For sure. आपको पता नहीं पड़ता छोटी-छोटी हैबिट्स होती है ना, जब 1% बदलाव लाती है अपने अंदर, अपनी अच्छी आदतों को डालिए। हैबिट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, बिलीव मी। और सही बताऊं, अगर आपने अपनी हैबिट्स को बदलने की हैबिट डाल ली, मतलब आपको पता है कौन सी हैबिट खराब है, उनको बदलने की हैबिट अगर आपने डाल ली, तो हैबिट टू चेंज अ हैबिट या हैबिट टू चेंज अ रॉन्ग हैबिट अगर आप सीख गए तो भैया कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई जीवन में नहीं रोक सकता। मैं इतनी आसानी से आपको कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी इस बात का अनुसरण करता हूं, मुझे पता होता है कहां गड़बड़ हो सकती है। अपनी वर्क किस बात पे ध्यान देना, लगातार इंप्रूवमेंट करते रहो, आगे बढ़ते जाओगे। सही बता रहा हूं मैं आपको, उतार चढ़ाव आते रहेंगे और जीवन में सफलता और खुशी दोनों मिलती जाएगी, याद रखना ये बात। बिल्कुल है कि नहीं? हां सर, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर, गड़बड़ नहीं करेंगे सर। चलिए क्या मैं भावुक हो गया, मास्टर भावुक हो गया। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जिसे हम एस्केप वेलोसिटी पर बोलते हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत मजा आया सर, वाह वाह सर, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। 11.2 ही होगा आंसर, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। चलो भाई ध्यान से देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का समझते हैं, हम पार्टिकल को अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अपन इसको कंपेयर करो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर मॉडल, या अपन ऐसा समझो कि जैसे रिफ्लेक्शन फोर्स होता था कि ZE²/R², जब वो इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो जैसे मान लो अपना प्लेनेट है, सैटेलाइट है, इस प्लेनेट सैटेलाइट का अंतर भी आपको बता दूं, तुम जानते हो, संख्या बहुत जब घूमते हैं उसको क्या कहलाता है? सैटेलाइट। और जो अपने आसपास सॉरी प्लेनेट, और जो अपने आसपास जो घूमते हैं जैसे मून वगैरह, ये अपने क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट। जो हम सैटेलाइट होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। जो हमारा मून हमारा क्या है? नेचुरल सैटेलाइट, भगवान ने हमको दे रखा है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। सैटेलाइट की बात बाद में करेंगे, तो अपने ऐसा मानते हैं कि अपने आसपास ही मान लो सर्कल में, तो कोई प्लेनेट सन के अबाउट या कोई सैटेलाइट अपने प्लेनेट के अबाउट अगर घूम रहा है ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट, तो एक बात लॉजिकल है कि अगर वो घूम रहा है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन बैलेंस कर रहा है? इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका mv²/r है, mv²/r को बैलेंस कर रहा है मास ऑफ प्लेनेट इनटू मास ऑफ द पार्टिकल अपॉन r²। तो यस और नो? हां, तो ये करने के लिए इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए, एक आने r को मान लिया, वो वेलोसिटी होनी चाहिए √3mp/r। सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं अभी, थोड़ी देर तक सर्कुलर ऑर्बिट की बात करेंगे क्या आपके कोर्स में इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है, उस पर भी बात करेंगे। पहले मैं याद करूं कि अगर पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है तो उसकी पार्टिकल की रफ्तार होनी चाहिए √3mp/r, बिल्कुल सिंपल सी बात जो आप पहले से जानते हैं। अरे यस और नो? हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, तो v = √3mp/r, ये रफ्तार अपने को चाहिए, तब अपन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, गिरेंगे नहीं। अरे हाँ सर, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो इस वाले पार्टिकल की टोटल एनर्जी, ये सब पता है कहां से की? पता है? कंपेयर विद बोर मॉडल, पढ़ा होगा बोर मॉडल, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, दोनों जगह पढ़ा है। बोर मॉडल वहां से कंपेयर करना है, तो कंपेयर विद बोर मॉडल। अगर अपन यहाँ पे देखें तो इसकी टोटल एनर्जी होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपको बोलूं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -gmm/gmp/m/r, बिल्कुल सही, पोटेंशियल एनर्जी तो यही है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी है 12mv²। अगर तुम ध्यान से देखो तो mv² को क्या लिख सकते हैं? mv² को लिख सकते हैं gmpm/2r, बोल लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ सर, तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो -gmpm/r प्लस gmpm/2r, टोटल एनर्जी आई -gmpm/2r। तुम ध्यान से देखो तुम्हें समझ में आएगा। टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसलिए अपन अनंत में नहीं जाते, घूमते रहते हैं। जीरो हो जाती टोटल एनर्जी तो एस्केप कर जाते। और हाँ, टोटल एनर्जी कैसी है? नेगेटिव। ET is less than 0, दैट इज व्हाई वी आर बाउंडेड। अगर ये जीरो हो जाते तो अपन एस्केप कर जाते। भैया टोटल एनर्जी लेस देन 0 आई है, इसलिए तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में बाउंडेड है, अनंत में जा नहीं पा रही है। ध्यान से देखो तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, पर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। और ध्यान से देखो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के आधे हैं। अरे हाँ सर, ये बातें अपन पहले भी कर चुके हैं या तुमने करी होगी कहीं ना कहीं, बोलो यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त। लो भैया, अरे यस और नो? यस सर, व्हाट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, तो -gmp भाई, सब कुछ समझ आ गया। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का आधा, ये जैसे कहानी मुझे याद है, सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट के अबाउट सैटेलाइट घूमा है या सन के अबाउट प्लैनेट घूमा है, कुछ भी मान लो, एक स्टेशन है उसके बाद दूसरा पार्टिकल घूमा है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट लेता है। तो सर्कुलर ऑर्बिट की कहानी ये है। और क्या क्या हो सकता है? टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, ओमेगा पूछ सकते हैं, उन सब पे भी चर्चा करेंगे। कार्बन निकाल ली तो ओमेगा कितना हो? देखो टाइम पीरियड आ जाएगा, सब निकालूंगा, देखो क्या तो पीएच घटा लेंगे सर्कुलर पाथ। बोलो यस और नो? हां। क्या वेलोसिटी कितनी हो जाता है? हां।
अगर एक प्लेनेट सैटेलाइट जो आपको मानना हो एक बड़ा गोला स्टेशन मान लो, उसके आसपास अगर एक छोटा मास अगर ऑर्बिट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, और हाँ सर अगर ऑर्बिट कर रहा है तो उसकी पीएच ये है, बोलो यस और नो। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। चलो भाई ठीक है भाई, उतार लिया। अरे उतार लिया क्या? अरे सोच लो, बिल्कुल उतार लिया सर, सोच समझ के उतारा सर, ढंग से उतारा सर। ठीक ठीक भाई सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। ये आगे जीएमपी भैया, ओहो डिफरेंट बीइंग प्लैनेट्स लैंड सैटेलाइट। मैं पहले बताया था अर्थ के पास जो मून है हमारा, मून हमारी अर्थ के अबाउट घूमता है, ओहो ये हमारा क्या कहलाता है? सैटेलाइट। और हम किसके अबाउट घूमते हैं? सन के अबाउट, वो क्या कहलाता है? प्लैनेट। ठीक है ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये अपना प्लैनेट हो गया, ये सन प्लैनेट सिस्टम हो गया, ओके। मून अर्थ सिस्टम, ठीक है, तुम जानते हो टाइम पास। If an object is orbiting around a stationary body, then it's considered a satellite, and the stationary body is considered a planet. जो आपको लोग क्लियर, तो आप ऐसा समझो कि अगर सन और अर्थ में देखो तो प्लैनेट कौन है? सन। और सैटेलाइट कौन है? अर्थ। अर्थ और मून के केस में तो प्लैनेट कौन है? अर्थ। और सैटेलाइट कौन है? मून। कंफ्यूज नहीं होना। बोलो पक्का? तुम्हें तो किसी अबाउट ले लो, उससे मतलब पक्का। हाँ सब जानने को जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस सर, कॉमन सेंस ही तो गायब है सर, पक्का। वो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन में कौन सी खास बात है? देखो तो वी की वैल्यू सर, वी की वैल्यू अंडर रूट जीएमपी बाई आर। बोलो यस और नो? हाँ ध्यान से, तो ओमेगा कितना आ गया सर? वी बाई आर, बिल्कुल सही। ओमेगा क्या होता है सर? 2 पाई बाई टी होता है सर। टी क्या होता है सर? 2 पाई आर बाई वी होता है सर, डायरेक्टली लिख सकते थे यस और नो। टाइम पीरियड को कैलकुलेट 2 पाई आर बाई वी, कितना? ये रहा जीएमपी बाई आर। तो स्क्वायर ले लो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर क्यूब बाई जीएमपी। थोड़ा याद रखते हैं, सिर्फ पकड़ो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आप जैसे जैसे बढ़ाओगे टाइम पीरियड बढ़ेगा। ये रिलेशन काम का होता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और टाइम निकालना हमें तकलीफ नहीं, ओमेगा निकालना हमें तकलीफ नहीं, फ्रीक्वेंसी निकालना हमें तकलीफ नहीं है। फ्रीक्वेंसी का 1 बाय टाइम पीरियड होता है, क्या पूछ लेगा भाई? वेलोसिटी पूछ ले, टोटल एनर्जी पूछ ले, काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, आपसे पूछ ले भाई साहब फ्रीक्वेंसी, आपसे पूछ ले टाइम पीरियड, आपसे पूछ ले ओमेगा। हमें कुछ भी बताना हो, अगर पार्टिकल यानी कि अगर सैटेलाइट प्लैनेट के अबाउट घूम रहा है, प्लैनेट अगर सन और अर्थ ले लो तो सैटेलाइट, सन प्लैनेट, सन और मून ले लो तो सन प्लैनेट, अर्थ मून प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट, मून सैटेलाइट, यस और नो। कहानी आपको पूरी एज इट इज जैसे मुझे याद है याद होनी चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सच्चो भाई, अरे गारंटीड। हाँ सही जा रहे सर, शानदार सर। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक। तो टी की वैल्यू को मैंने लिख चुके थे वैसे भी, 2 पाई बाई रूट जीएमपी आर की पावर 3। रटो मत, दिमाग लगाओ, उसमें रटना जैसा क्या है उसमें। टी स्क्वायर इज टू आर क्यूब बहुत बड़ा जाता है। तो बताइए ये रेडियस है, तो बताइए टाइम पीरियड का क्या रेशियो होगा? बता देंगे यार, उसमें कौन सी खास बात। सेम प्लैनेट है तो बस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब करो, आंसर लाओ, खुश हो जाओ, नंबर पाओ, सेलेक्ट हो जाओ। अरे हाँ की ना? बस सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, बाबा सर, बोलो क्लियर, समझ गए सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त। लो भाई एनर्जी अपन ने पढ़ ली है, देखो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब जानते हो तुम, अभी बताया मैंने, बताइए बताया। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी प्लैनेट प्लैनेट सिस्टम सिस्टम नेगेटिव दैट इज लेस देन इंफिनिटी, ई टोटल इक्वल टू 0 दैट इज मोर स्टेबल सिस्टम एट इंफिनिटी। सीधे बोला बाउंडेड है, क्या है? बाउंडेड। कब तक सैटेलाइट प्लैनेट से बाउंडेड रहेगा? जब तक उसकी टोटल एनर्जी 0 से कम रहेगी। 0 या 0 से ज्यादा हो गई तो बाउंडेड। ओहो हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, पक्का। अरे सोच लो, गानी समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बाबा। सैटेलाइट का मास एम ऑर्बिट अराउंड पीरियड ऑफ मास एम पी रेडियस आर पी शोन, इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर इज इंक्रीज, अगर आर बढ़ाएंगे पूछेगा इन सबका क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम समझते हैं? बोलो एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम एम बी आर। बताओ तीनों चीजों का क्या होगा? अगर आर बढ़ाओगे तो सर्कुलर ऑर्बिट पहले अगर मान लो आर था, अब उसको और बढ़ा लिया 20% 25% जो भी बढ़ा दिया आर को, तो बताइए, और नया भी सर्कुलर ऑर्बिट है, तो बताइए उनके काइनेटिक एनर्जी क्या कमेंट करोगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या कमेंट करोगे? एंगुलर मोमेंटम क्या कमेंट करोगे? टाइम पीरियड क्या कमेंट करोगे? वेलोसिटी क्या कमेंट करोगे? सब चीजों क्या कमेंट करोगे? बताइए, कर सकते हो तुम लोग। देखो मतलब वेलोसिटी होती है अंडर रूट जी बाई आर। छोटी बता दो, जैसे ही आर बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगी। अरे हां तो ध्यान सुनो, टोटल एनर्जी क्या होती है यार? माइनस जी एम पी एम बाई 2। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? जी एम पी एम बाई आर 2 आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई साहब? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम पी एम बाई आर। याद है? अब ना जी चेंज हो रहा है ना एम पी चेंज हो रहा है ना एम चेंज हो रहा है ना, आर चेंज हो रहा है। अगर आप आर बढ़ाओगे तो वी घटेगा। हां अब समझो, अगर आर बढ़ाओगे तो सोचो, आर बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बात है, आर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तय बात है, काइनेटिक एनर्जी तो घटेगी, देख लो। आर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी घटी, और सोच आर घटाया तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड घटा। अरे हां, पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस बट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अरे -3 बढ़ाई, -2 बढ़ाए, -2 बढ़ाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अरे हां, ऐसे देखो, टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस बट टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। दूर जाते जाओगे टोटल एनर्जी 0 की तरफ जाती जाएगी। अरे हां सर, तो भैया काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, टोटल एनर्जी बढ़ेगी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर? एंगुलर मोमेंटम होता है सर, याद करो सिंपल, एंगुलर मोमेंटम क्या है? एम आर क्रॉस वी, तो एम एस आर और बी क्या है? अंडर रूट ऑफ जी एम पी बाई आर। तो क्या एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर? अरे हाँ सर, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। देखो ठीक है ना, एम आर वी आर क्रॉस वी, और आर और वी में एंगल क्या 90 डिग्री है। हाँ सर, तो एम एस मास ऑफ सैटेलाइट इनटू आर इनटू अंडर रूट जीएम बाई आर, और आर की वैल्यू रूट आर ने रूट आर को मार दिया, ये यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा, एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा। क्यों भैया? आर बढ़ा तो एल बढ़ा। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। सोचो रे भाई, देखो रे भाई, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। लो भैया देखा, के डिक्रीजेस, यू इंक्रीजेस, एल इंक्रीजेस, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो क्लियर है क्या? अरे पक्का, अरे सोच लो, बात तो आपकी। अब जो अपन बेसिकली जो अपन थोड़ा सा जो कहानी सुनाना चाह रहे हैं, जैसे अपने घर पे धीरे धीरे मैं जाऊंगा कम्युनिकेशन की तरफ, बहुत बेसिक कम्युनिकेशन, मतलब हमें बेसिक आइडिया बनाएंगे कि हमारे पास सिग्नल कैसे आ। आप देखो आपके घर पे कोई भी मान लीजिए डिश टीवी लगी होगी, कोई सीवी लगी हो, तो डिश होती है जो सैटेलाइट
फोर्स लगाकर सैटेलाइट को अपने रॉकेट को ले जाना पड़ता है। प्लेन को नहीं ले जा सकते हैं, वहां पे वैक्यूम होता है, वैक्यूम में प्लेन नहीं हो सकता है। कई बच्चे वैसे पूछते हैं सर प्लेन क्यों ले जाते हैं चांद पे? अरे चांद पे नहीं ले जा सकते प्लेन को, वैक्यूम आ जाता है बीच में, एटमॉस्फेयर में हो सकता है प्लेन, रॉकेट हो सकता है वैक्यूम में क्योंकि उसके पीछे आग लगती है। अरे यस और नो, तो थ्रस्ट फोर्सेस की वजह से ऊपर जाता है। अरे हां सर, अच्छा ऐसा ध्यान नहीं दिया। यस और नो, हां सर। सैटेलाइट को हम कैसे, कोई आप एस्ट्रोनॉट बनोगे सब देखोगे, यहाँ से रॉकेट उड़ाते हैं तो उसका लोड कम करते जाते हैं, बूस्टर्स होते हैं साइड में, तो जैसे जैसे पार्टिकल्स का यूज बढ़ता जाता है, बढ़ते जाते हैं और फाइनली अपना सैटेलाइट उस ऑर्बिट में जाके घूमने लगता है जो आपके आसपास होता है। ये जो आपको दिखाई देते हैं सोलर पैनल्स होते हैं साइड में। क्या मैं आपको अभी एस्ट्रोनॉट नहीं बना रहा हूँ, सोलर पैनल से एनर्जी मिलती है अपने को, सोलर एनर्जी से, और सोलर एनर्जी के बाद जो भी अपने को फोटो भेजने, सिग्नल भेजने, जो भी अपने को करना है वो हम उसको घुमाते रहते हैं वहाँ पे और सिग्नल भेजते रहते हैं। वही सैटेलाइट आपके टीवी सिस्टम पे काम करता है, बड़ी आपको वो सिग्नल भेजता है और आपको अच्छा लगता है। बताओ यस और नो? बिल्कुल सही सर। कैसे आपको भेजते हैं ये वो सैटेलाइट, तो ऐसे ही आपको सैटेलाइट कैसे भेजते हैं, बोलो क्लियर है क्या? अब ये सैटेलाइट जो है ना, अब बात ये कि जो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट सिग्नल्स फेंकता है। क्या फेंकता है? सिग्नल्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले सिग्नल, सब सिग्नल फेंकता है वो सिग्नल। मान लीजिए अर्थ है तो उसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग एरिया। आप चाहो तो मान सकते हो कि हमारी अर्थ पर सिग्नल आते हैं सैटेलाइट से, और सैटेलाइट ऐसा मान लें हम ऐसा मान रहे हैं कि सैटेलाइट है वो हमारी अर्थ के आजू बाजू सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। ठीक, बोलो कि ऐसा मान लीजिए कि जो हमारा जो हमको सिग्नल्स मिलते हैं अर्थ में वो सैटेलाइट की वजह से मिलते हैं, और सैटेलाइट जो अपने बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम ऐसे लॉन्च करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, रॉकेट पर उनको लोड कर उनको ऊपर भेजते हैं, धीरे धीरे पास हटाते जाते हैं जो काम के नहीं होते, और फिर उन सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में छोड़ देते हैं थ्रस्ट फोर्स की मदद से, और फिर वो लगातार घूमते रहते हैं। एनर्जी उनको सोलर पैनल्स, सोलर एनर्जी से उनको एनर्जी मिलती रहती है, वो अपना काम करते रहते हैं, लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं, बढ़िया काम चलता रहता है। दुनिया हमारी चल रही है, हमारी डिपेंडेंस पे बहुत है, कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है कि अगर कहीं पे भी लड़ाई हो रही हो, कोई भी वॉर हो रही हो, तो भाई उसकी न्यूज़ तुरंत आप तक आती है। याद करो कभी देखा होगा तुमने, ओ याद हो कभी देखा होगा तुमने न्यूज़ चैनल वाले जो अपनी वैन्स लेके जाते हैं, उनपे टीवी सिग्नल लगा रहता है, वो एक डिश लगी रहती है, वो पता क्या करती है, वो जैसे वो उनका कैमरामैन वो रिले करता है, वो डिश उसको सीधा सैटेलाइट पे भेजती है, और सैटेलाइट पे भेज के वो अपने टीवी तक भेजता है। अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। पर ये अपने उसके जहां पे मान लीजिए वॉर हुई है, जहां पे वो अभी डिस्प्ले खड़ी है, वो कौन है अपने कोई भी टीवी एंकर या रिपोर्टर, तो बस सीधा भेजा कहां पे, उन सैटेलाइट पे, ये वाले सैटेलाइट पे जो घूम रहा है, उस सैटेलाइट पे भेजता है सिग्नल को, वो सिग्नल वापस वहां पे प्रोसेस होकर अपने पास आता है। हालांकि इसकी बहुत सारी स्टेप होती है, उसको भी नहीं बता रहे, डायरेक्ट ऐसा ही होता है। इसे तुमने देखा होगा कि भाई साहब को कभी बोलती है या किसी से बात कर रही होती है, याद हो आपको, तो जो टीवी चैनल जो स्टूडियो में बैठा होता है एंकर, वो उससे बात करता है, फिर वो रिले होता है अपने, है कि तो गैप आता है, वो ये कहता क्या अनुष्का आप मेरी बात सुन रही हैं? अनुष्का बोलिए तो थोड़ी देर बाद रिएक्ट करती है, अरे यस और नो, हां सर, क्योंकि वो सिग्नल जाकर उस तक पहुंचने में सैटेलाइट से टाइम लगता है। प्रैक्टिकली टाइम करीब 500 मिलीसेकंड के आसपास होता है जाने का और आने का। क्या उसकी साइंस पर अपना नहीं घुसने वाले हैं, बेसिक बात अपन समझेंगे। बिना सैटेलाइट के अपना काम चलना पाना संभव नहीं है, हमें बहुत सारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है। बोलो यस और नो? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है। बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, जो आप जानते हो जिसे अपन कहते हैं सॉलिड एंगल। काम आएगा इसमें, सॉलिड एंगल याद है? स्टेरेडियन ओम के साइंस रिप्रेजेंट करते थे, याद करो, उसका रिलेशन प्लेन एंगल से भी अपने को पता होता था, याद है कि भूले हो? याद है सर। जैसे कौन टाइप अपना सॉलिड एंगल होता था, ये ये अपना प्लेन एंगल होता था, जिसे अपन लिखते थे 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा। याद है कि भूले हो? याद है, ये याद होना चाहिए, काम आएगा। ये प्रूव अपन ने करा था, 3D वाला एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। ठीक है सर, सही लगा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। मान लीजिए कि आपका सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ ऐसे घूम रहा है, देखो ध्यान से, अपन तो इतना समझते हैं कि मान लीजिए सैटेलाइट है और ये आपका प्लेनेट है, ये अभी सैटेलाइट सिग्नल छोड़ता है। क्या ये सैटेलाइट दुनिया के हर कोने में सिग्नल छोड़ पाएगा? नहीं सर, दुनिया के हर कोने में सिग्नल नहीं छोड़ पाएगा। ध्यान समझो तो क्या करें, जैसे मान लीजिए कि रेडियस ऑफ प्लेनेट है, ये मान लेते हैं कि हाइट ऑफ सैटेलाइट है h, ठीक। अगर तुम ध्यान दो तो सैटेलाइट सिग्नल सीधे आते सिग्नल ये ऐसे टेंजेंट डालो, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ध्यान से तो यही वो एरिया है, ये जहां पर ये सैटेलाइट सिग्नल पहुंचा पाए, बाकी एरिया में नहीं पहुंचा। अगर क्या ये कहानी समझ आ रही है? अरे ये अपना आर ऑफ प्लेनेट, इतना आर ऑफ प्लेनेट, समझ आ रही है क्या कहानी? अरे हां, तो मगर बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी। क्या? सुने, ध्यान सुनना। ब्रॉडकास्टिंग एरिया, ये एरिया, ये जो कैप बनना है, स्फीयर है हमारा अर्थ या प्लेनेट, तो उसके कितने एरिया पर ये वाला सैटेलाइट जो h हाइट ऊपर है या h हाइट की दूरी पर है अर्थ से, वो कितने एरिया पर अपना सिग्नल यानी कि अपनी छाप छोड़ सकता है? कितने एरिया पर अपनी छाप छोड़ सकता है? अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। अब देखो, अच्छा ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ध्यान देना। अगर ये एंगल अल्फा है तो ध्यान देखो, ये एंगल अल्फा है ना, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, या तुम ऐसा समझो, तुम्हें याद है ना को एल्टीट्यूड एंगल, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा, याद है थीटा पोल एल्टीट्यूड एंगल। अरे हाँ सर, ऐसे ले सकते हैं, तो थीटा 90 माइनस थीटा, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, ये 90 माइनस थीटा एक्ट एज अ प्लेन एंगल, देयरफॉर सॉलिड एंगल फॉर दिस स्फीयर। याद करो स्फीयर पर अगर कभी भी ऐसे सॉलिड एंगल का ये एरिया निकालना होता था, ये वाला, और यहाँ तो ये अल्फा, और हाँ सर ये एरिया क्या होता था, ये एरिया क्या होता था? एरिया होता था सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर। भाई याद है कि भूल गए हो? सॉलिड एंगल क्या हुआ करता था? एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा? सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर, और सॉलिड एंगल क्या होगा? 2 पाई माइनस cos अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है? 90 माइनस थीटा। अरे हाँ सर, तुम डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगी हाइपोटेन्यूज आरपी प्लस एच। हाँ सर, आरपी प्लस एच, तो आरपी को आर भी ले सकते हो, रेडियस ऑफ अर्थ। ध्यान से देखो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा इज आरपी बाई आरपी प्लस एच। क्यों मैं कर रहा हूँ ध्यान से?
क्या सॉलिड एंगल जो कंस्टिट्यूट होगा वो होगा 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा। अरे ये हो रहा है अल्फा, अल्फा कितना है 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 482 एंगल, बहुत बढ़िया साहब। तो क्या 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा, cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, सॉलिड एंगल इज 2 पाई 1 माइनस sin थीटा। ओ हो हो, एंड व्हाट इज sin थीटा, sin थीटा इज 1 माइनस rp बाय rp प्लस h, ओ हो, दैट इज 2 पाई rp प्लस h माइनस rp, यानी 2 पाई h बाय rp प्लस h। ये हुआ सॉलिड एंगल। तो भैया एरिया ऑफ ब्रॉडकास्ट क्या हुआ भाई, इतने एरिया में ब्रॉडकास्ट कर सकता है सैटेलाइट, और यस और नो बिल्कुल सही। तो एरिया कितना हुआ देखना, कैलकुलेशन चेंज करूं, वो लिखा जाएगा 2 पाई h बाय rp प्लस h इनटू rp का स्क्वायर। अरे हाँ सर, रटने की जरूरत है कि समझने की जरूरत है सर, समझने की जरूरत है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात देखो जो बताया वही। अरे हाँ 2 पाई h rp प्लस h, ओ हो, एरिया कितना हुआ 2 पाई h बाय rp प्लस h इनटू rp स्क्वायर। क्या कहानी जो पढ़ी समझी बिल्कुल सही है। अरे हाँ सर, इसलिए जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे कर पाए क्या भाई। हाँ सर बिल्कुल कर पाए, बिल्कुल कर पाए सर। 2 पाई h बाय rp प्लस h इनटू rp स्क्वायर, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, देखो भाई, आ जाओ भाई, सोचो भाई, लो भाई, हो गया क्या, अरे बोलो भाई, पक्का, अरे गारंटीड। 2 पाई h बाय rp प्लस h का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। दोनों कहानी समझ, ये एरिया ऑफ ब्रॉडकास्ट। सॉलिड एंगल आना चाहिए, सॉलिड एंगल के फंडे आने चाहिए, आपको इमेजिन करना आना चाहिए, टेंजेंट डालेंगे तभी वो सिग्नल जाएगा, वरना जाना भी संभव नहीं है। और ये हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त है। तो आ गया भाई, हो गया समझ गया, आ गया पक्का। अब देखो इसी कहानी को आगे चलाता हूँ, आगे ध्यान से। आपके केस में मैंने बनाया, ये देखो, अब तुम बहुत ध्यान से देखो, तो ये ऐसे 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 ऐसे। इसलिए मैं आपको कहानी समझाता हूँ, पहले समझो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि ऐसे समझो कि अर्थ, अब ऐसे समझो कि अर्थ ऐसे घूम रही है। मान लो कि आपका सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, समझ में आ रहा है कैसे घूम रहा है, यहाँ पर ऐसे घूम रहा है इक्वेटोरियल प्लेन। अब सोचो इफ ओमेगा ऑफ अर्थ एंड ओमेगा ऑफ सैटेलाइट, अर्थ भी तो घूमने को 24 घंटे देती है, हाँ, इफ ओमेगा ऑफ अर्थ एंड ओमेगा ऑफ सैटेलाइट इज डिफरेंट, देन एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, देन एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज डिफरेंट एवरी टाइम। समझने का प्रयास करो। मान लीजिए हमारे देश ने सैटेलाइट छोड़ा और उसको सर्कुलर ऑर्बिट में सेट कर दिया। अच्छा, उसको सर्कुलर ऑर्बिट में सेट कर दिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। उसको सर्कुलर ऑर्बिट में सेट कर दिया, उसको सर्कुलर ऑर्बिट में सेट कर दिया, तो आपसे पूछा गया कि भैया सर्कुलर ऑर्बिट सेट कर दिया भैया, अरे बात मान 24 घंटे से घूम रही है, 24 घंटे का टाइम पीरियड, और मान लीजिए हमारे सैटेलाइट का टाइम पीरियड 12 घंटे, तो पूरे 12 घंटे कर लेगा, यानी कि जब सोच तुम यहाँ रहा है, तो जब तुम यहाँ पहुंचोगे ना 12 घंटे, सैटेलाइट घूम कर वापस यहाँ पहुंचे, अब तो सिग्नल मिलेगा ही नहीं। अपने देश के लिए सैटेलाइट छोड़ा था, पता है अपने अपने सिग्नल है, और भाई साहब अक्षय कुमार की न्यूज़ अपने तो अपने लिए लगाया था, पैसा यूएस जाके दे रहा है। ऐसे सैटेलाइट का कोई फायदा नहीं है। एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज डिफरेंट। हम क्या चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी चाहत क्या है, हमारी चाहत है कि जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग एरिया है, हम चाहते हैं कि हमारा ब्रॉडकास्टिंग एरिया फिक्स रहे, और हमें यह प्रोवाइड करता है स्पेशल टाइप के सैटेलाइट्स, जिन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अच्छा, हाँ, जियो सैटेलाइट क्या, कौन है बेसिकली, आप समझो, स्पेशल टाइप का सैटेलाइट है जो अर्थ पे जिस जगह वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उस एरिया को फिक्स रखते हैं। अगर नॉर्मल सैटेलाइट ले लेंगे कोई भी, जिसका कोई टाइम पीरियड और टाइम पीरियड को मैच ना करें, तो भाई साहब कुछ भी घूमते रहेंगे, और एरिया बदलते रहेंगे। ऐसा सोच के इमेजिन करो कि अगर आप जाके आप बैठ जाओ तो आपके सैटेलाइट घूमेगा, तो घूमता रहेगा ऐसे ऐसे, तो भैया उसका एरिया जो चेंज रहेगा, इधर। यस और नो, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास ऐसे सैटेलाइट होने चाहिए जो एरिया ऑफ ब्रॉडकास्ट को सेम रखें, एरिया ऑफ ब्रॉडकास्ट को सेम रखें, जिन्हें हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई, लो भाई, ये बन वैसे एनिमेशन कर रहे हैं, आपको लगेगा वो जो मैंने बोला वही है, ऐसे ऐसे। तो अगर ऐसे आपको फिक्स मान से देखें तो भैया घूमता रहेगा, बोलो क्लियर है। अरे हाँ पक्का, ओहो, तो जिस प्लेन में घूमता है उसको कहते हैं प्लेन ऑफ ऑर्बिट। छोटी सी और इंग्लिश से पहले तो प्लीज मत कौन सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड प्लेन ऑफ ऑर्बिट मत पास करें अपने पास। यहां से एक बात बोलूं कि आपका ऐसे जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमता है उसे प्लेन ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। बताओ क्या ये ऑर्बिट पॉसिबल है, कौन कौन से ऑर्बिट पॉसिबल है बताना आपने। ठीक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो बताओ कौन कौन से ऑर्बिट सैटेलाइट के घूमने के लिए पॉसिबल हैं, ताकि अपनी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होता था किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो। बताइए, अरे बताइए, 1 2 3 4 ऑर्बिट्स, व्हिच ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, व्हिच ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, व्हिच ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, बोलिए, व्हिच ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, बोलिए, शर्माइए मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम, बोलो। ध्यान समझो, अगर आपको अर्थ है और आपको सैटेलाइट को घुमाना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर से पास करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इस वाले केस में देखो तो वो फोर्स ऐसे आ जाएगा, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर आ जाए, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर है। 1 2 3 में दोनों अपोजिट हैं,
और ध्यान से देखो तो 4 में बैलेंस नहीं कर सकते, बैलेंसिंग नॉट पॉसिबल, तो चौथा वाला सैटेलाइट पॉसिबल नहीं है। सीखा ये कि ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट should pass through सेंटर ऑफ प्लेनेट। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को, ऐसा नहीं होगा तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस कर पाना संभव नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, जब मैं आईटी में था ना तो मेरे से मेरा आईबीएम में इंटरव्यू हुआ है, और जब नौकरी लगी मैं नौकरी लगी, नौकरी में इंटरव्यू था, तो उन्होंने मेरे से पूछा एक सवाल, हालांकि उससे बड़ी कहानी अच्छी है, उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। कॉलेज में जो है वैसे मेरे को सॉफ्टवेयर में जाना नहीं था, पर हमारे कॉलेज में क्या रूल हुआ करता था कि अगर आप जब तक आपकी कोई ब्रांच की नौकरी लग जाएगी तो बाकी लोगों को दूसरा चांस मिलेगा। मुझे तो ऐसे ही पढ़ना था, मतलब पढ़ाई हो तब से क्या ठीक है, पर मैं उसमें बैठ तो जा, तो जो आपका रिटर्न होता है वो तो आपके आसपास वाले सब क्लियर कराते हैं, आपका तो नहीं कर लिया। मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बोला कि रिटर्न यू हैव डन रियली वेल इन योर रिटर्न एग्जामिनेशन। मैं हंसने लगा तो समझ गए दोनों, वो दोनों हस्बैंड वाइफ से इंटरव्यू लेने वाले थे, दोनों समझ गए क्या, तो समझ गए, उन्होंने बोला तो मुस्कुराने लगे, तो उन्होंने ऑनेस्टली मेरे से पूछा, भाई रियली टेल अस ऑन व्हाट सब्जेक्ट यू वांट टू आस्क, यू वांट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। मैंने बोला सर यू कैन आस्क फिजिक्स। तो हस्बैंड वाइफ दोनों थे, मैं समझ गया था भैया जो है मैम को अगर अपन ने इम्प्रेस कर लिया तो मैम ने मेरे से सवाल पूछा क्या, वो मैं आपसे पूछूं और अगले टाइम पे आपसे जवाब दूं, अगले टाइम पे आपसे जवाब दूंगा। तो सवाल उन्होंने मेरे से क्या पूछा, उन्होंने पूछा क्या हम दिल्ली के ऊपर एग्जैक्टली ऐसे सैटेलाइट को प्लेस कर सकते हैं कि हमेशा हमेशा ऊपर दिखता है, दिल्ली के ऊपर ऐसे देखिए वर्टिकली अपवर्ड्स हमें सैटेलाइट दिखता है, कैसा हो सकता है, ऐसे सोचो नेगेटिव नहीं दिखे तो डायरेक्ट दिख जाए, हम क्या वैसा कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल टू प्लेस वर्टिकली अपवर्ड्स अ सैटेलाइट अबाउट दिल्ली। ये सवाल उन्होंने मेरे से पूछा। अभी इसको क्या मैं आपको दिया नहीं, देखूंगा तो बता ही दोगे, अब सोचो तुम लोग, कोई टफ सवाल नहीं है बहुत, भाई सवाल मेरे पूछा मेरे पास बोलो क्लियर, हां सर अगले टर्न, इज इट पॉसिबल टू प्लेस अ सैटेलाइट एग्जैक्टली अबाउट दिल्ली। ये सवाल का आंसर आपको अगले टर्न लेके आना है और फिर मैं आपको जवाब दूंगा और ये कहानी को आगे बढ़ाऊंगा।